नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका आज स्वागत है। आज हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में और जानेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, कितनी कितनी बड़े संगठन बने, कितने बड़े बड़े संघ बने केवल जलवायु परिवर्तन के लिए। और ये भी जानेंगे कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन हुआ कैसे। हम इंसान थे और हमें इस प्रकृति अपनी प्रकृति माँ के प्रति वफादार होना चाहिए था, अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, उसके ही हमारे साथी जो जीव थे उनको लुप्त करने में हमने मदद करी। हमने वो एनर्जी सोर्स यूज़ किए जो माँ, हमारी प्रकृति माँ को, हमारी धरती मदर अर्थ को जोड़ के रखती थी। हमने पेड़ काटे, हमने पॉल्यूशन बढ़ाया, हमने दूसरे जीवों को मारा। तो उसके लिए अब सभा बनी। अब सभा कब से बनी है? 1990 के आसपास से, 1945 से इन्वॉल्वमेंट पे हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया था, उसकी सभाएं होना शुरू हो गई थी, लोगों के विचार आने लगे। लेकिन उसके कार्य उस पर धीरे धीरे जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा, उस पर सभाएं बढ़ने लगी। क्यों सभाएं बढ़ने लगी? कि बड़े पॉल्यूशन कौन फैला रहा है? बड़े देश खुद पॉल्यूशन फैला रहे हैं और खुद सभाएं कर रहे हैं। पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कोई असर दिखने को नहीं मिल रहा है। बोला कि हमने पेड़ काटे तो पेड़ भी लगाए हैं, वो पेड़ कहाँ लगे हैं, पेड़ उतने बड़े हुए कि नहीं हुए, ये सब जांच का विषय। और अगर पेड़ लगाए जा रहे हैं तो ये गायब कैसे होते जा रहे हैं, जीव गायब कैसे हो जा रहे हैं। तो केवल चिड़ियाघर में किसी जीव को लाके संरक्षित करने से काम नहीं चलेगा। हमने तो उसे बांध के रख दिया, उसकी पूरी प्रजाति को नष्ट कर दिया हमने। तो ये सब हम देखेंगे। चलिए देखते हैं जलवायु परिवर्तन में उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2019 में जारी की गई है। ये रिपोर्ट वर्ष 2030 तक अपेक्षित उत्सर्जन तथा पेरिस समझौते के अंतर्गत निर्धारित वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लक्ष्य हेतु उत्सर्जन में कमी के प्रयासों के मध्य के अंतराल का आकलन करती है। मतलब ये रिपोर्ट ये है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, अपना जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन है, और जिससे अपना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर बढ़े और 2 डिग्री तक बढ़े, उससे ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन विगत दशक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रति वर्ष 1.5% दर से वृद्धि हुई है। G20 राष्ट्र सामूहिक रूप से कुल उत्सर्जनों के 78% हेतु उत्तरदायी हैं। G20 देश, ये सर आप बोलते हैं कि चीन कर रहा है, चीन बहुत उत्सर्जन कर रहा है। भाई चीन का तुम क्षेत्रफल तो देखो और अपना क्षेत्रफल देखो। तुम अपने क्षेत्रफल, अपनी जनसंख्या के हिसाब से चीन के क्षेत्रफल, चीन की जनसंख्या के हिसाब से कितने छोटे हो, और तुम चीन के बराबर पॉल्यूशन कर रहे हो। मतलब यूरोप पॉल्यूशन फैला रहा है और पूरी दुनिया उसको भुगत रही है ना। विगत 4 दशकों में हुए कुल उत्सर्जनों में शीर्ष 4 उत्सर्जक हैं चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ मतलब पूरा यूरोप है, उसमें फ्रांस, ये सब है, और भारत। भारत का 55% से अधिक का योगदान रहा है इन सब का। चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत, इन सब का 55% से अधिक योगदान रहा। ध्यातव्य है कि इसमें भू उपयोग परिवर्तन, वनोन्मूलन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन को सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब जो इसमें मतलब जमीन को यूज किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, उसको, उससे जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसको, और जैसे कोल माइनिंग की जा रही है ना, इन सब चीज़ों को नहीं का इसमें इंक्लूड किया गया। सोचो कितना कष्ट है, बचा है अभी भी। चीन चीन, यूरोपीय संघ, भारत, मैक्सिको, रूस और तुर्की द्वारा मौजूदा नीतियों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना है। मतलब चीन हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, और भारत और मैक्सिको हो गया, और रूस और तुर्की द्वारा, मतलब जो भी नीति ऊपर है कि 1.5% 2030 तक हम मेंटेन रखेंगे, तो इनमें इनकी संभावना है। जैसे अभी अपने यहाँ रैली फॉर रिवर, सदगुरु जग्गी वासुदेव जो कावेरी कॉलिंग किया था उन्होंने, कावेरी के किनारे, नदियों के किनारे, पूरे भारत की नदियों के किनारे पेड़ लगेंगे, 1-1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर उस साइड, उनके आसपास एक बागान टाइप का होगा। पेड़ लगाए भी गए। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भी 2 करोड़ पेड़ रिसेंटली लगाए, इसके पहले भी उन्होंने पेड़ लगाया। पूरे भारतवर्ष में वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया था। तो इसी तरीके के अभियान, अगर अभियान चलाए गए तो उन पेड़ को बड़ा करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं पेड़ लगाए और सूख गए, तो उसको भी एक जांच का विषय है वो भी। चीन, यूरोपीय संघ, ये हो गया। पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विश्व के देशों को वर्ष 2020 से 2030 के मध्य प्रत्येक वर्ष अपने उत्सर्जन में 7.6% की कटौती करनी होगी। अगर हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है कि 1.5 हम मेंटेन रखें 2030 तक, तो हमें क्या करना होगा
हमें करना होगा कि अपनी जो उत्सर्जन है, हमारा कार्बन उत्सर्जन है, उसमें 7.6% की कटौती करनी होगी। उल्लेखनीय है कि यदि पेरिस समझौते के अंतर्गत सभी वर्तमान शर्त रहित प्रतिबद्धताओं को, मतलब जितनी भी शर्त हैं, मतलब इस देश को ऐसे चलना चाहिए, इतना पॉल्यूशन करना चाहिए, इतने पेड़ काटने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं काटने चाहिए, अगर इतने लगाए तो मतलब इतने काटे तो उतने लगाओ भी, तो इससे की जो उसकी गाइडलाइंस अगर उसको पूरा फॉलो करता है तो भी तापमान में 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होना अपेक्षित है। मतलब तब भी 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, कितना भी कोई कर ले। लेकिन ये टारगेट 1.5 का कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पेड़ बहुत ही ज़्यादा काट दिए गए हैं, तभी तो 3.2% है। और पेड़ काटे गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नदियों के साथ किया, हमने पेड़ों के साथ किया, हमने ज़मीनों के मतलब अपने भू के साथ किया, जो हम जहाँ हम रहते हैं उसके साथ किया, हमने अपने जीवों के साथ किया, जो हमारे साथी जीव धरती पर रहते हैं। ये रिपोर्ट दिखाती है कि वैश्विक तापमान में 1.5 से अधिक की वृद्धि को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत किए जाने वाले सामूहिक प्रयासों को वर्तमान स्तर की तुलना में 5 गुना अधिक बढ़ाना होगा। तो जितना भी हम अभी काम कर रहे हैं ना, हम बोले हम ये तीर मारेंगे, हम वो तीर मारेंगे, तो हमें 5 गुना ज़्यादा काम करना है। क्या ऐसा काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम, ये भी एक तरह का सवाल है कि सभाएं बनती जा रही हैं, संघ बनते जा रहे हैं, पैसे डोनेट होते जा रहे हैं, पैसे कलेक्ट होते जा रहे हैं, पैसे जा कहाँ रहे हैं, और पैसे जा भी रहे हैं तो काम क्यों नहीं हो रहा है, और काम हो भी रहा है तो पॉल्यूशन क्यों नहीं रख रहा है, जीव जंतु क्यों लुप्त होते चले जा रहे हैं, ये भी है। हमारा ग्लेशियर क्यों पिघलते चले जा रहे हैं, हमारा साउथ में साउथ पोल पूरा पिघलता क्यों चला जा रहा है ना। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है कि हम किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। और इस पे सबसे ज्यादा जोर कौन देते हैं? यूरोपियंस वाले देते हैं कि मदर अर्थ है, इसको संभाल के रखो, ये वो। भाई तुम करो ना, हम तो है ही, हम तो उतने डेवलप ही नहीं है कि हमें उतनी मोह माया से हम कभी थे ही नहीं, हम तो प्रकृति प्रेमी रहे शुरू से ही। ये है कि अंग्रेजों के आने के बाद उपनिवेशवाद हमारे अंदर आया और हम भी तुम्हारी तरह होने लग गए मैकाले की शिक्षा नीति के हिसाब से। नहीं तो हम तो मोह माया से परे थे, हमें नहीं ज़रूरत थी जो तुम्हारी लग्जरी लाइफ की। हमें तो हम सिंपल में ही खुश थे। मेन आदमी खुश रहने की बात है, हम प्रकृति के साथ जीते थे। हमारे पास शेर सबसे ज़्यादा हुआ करते थे जो आज लुप्त होने के कगार पे थे, लेकिन अब सही हो रहे धीरे धीरे। हमारे पास टाइगर सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, लुप्त होने के कगार थे, लेकिन फिर से सरकार की मंशा है, सही इच्छा शक्ति है तो हो रहा है। हमारे बहुत सारी जीव जो केवल भारत में पाए जाते थे वो लुप्त हो गए। तो ऐसा दुनिया में कितने लुप्त हुए होंगे वो हमें सोचना चाहिए। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में क्या है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वस्तुतः पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अग्रणी प्राधिकरण है। ये क्या करता है कि मतलब अलग अलग कमेटी बनाता है, सब कुछ करता है, व्यवस्था करता है, पैसों के लिए करता है, बहुत सारी कमेटियों के साथ इसका सदस्यता भी रहती है, वो हम आगे देखेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडे का निर्धारण तथा सतत विकास से संबंधित पर्यावरणीय आयामों को सुव्यवस्थित कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। किसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। इसके कुल वित्त पोषण का 95% स्वैच्छिक योगदानों पर निर्भर है। मतलब वॉलेंटियर्स जो योगदान करते हैं उसके 95% वॉलेंटियर्स के योगदान पर निर्भर है ये। अन्य प्रमुख प्रकाशक इसके हैं ओवर प्लॉनेट टुंजा, एटलस ऑफ आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये सारे अन्य प्रमुख प्रकाशक हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शासी निकाय है। यूएनईए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो प्रोग्राम था यूनेप, उसका शासी निकाय है, वो इसको नियंत्रण करता है। यूएनईए सभी 193 सदस्य देशों की सार्वभौमिक सदस्यता के साथ पर्यावरण आधारित विश्व का सर्वोच्च निर्णय निर्माणकारी निकाय है। यूएनईए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। अब आप ये देखो कि 193 देशों का ये देख रहा है, स्वच्छता के साथ देख रहा है कि हाँ यहाँ पर्यावरण में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन तब भी आज तक कुछ नहीं हुआ। यूनेप द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों से संबंधित सचिवालयों की भी मेजबानी की जाती है। अब हम थोड़ा एक वीडियो भी साथ में हम देखते रहेंगे कि कैसे कैसे चल रहा है। ये देखिए प्रकृति के साथ हमने क्या क्या किया है, कैसा होना चाहिए था। ये प्रकृति है, सुंदर प्रकृति,
और लुप्त होते हुए जानवर। देखिए, द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अभी इन्होंने ये यूनेप है उसके द्विपक्षीय समझौते जो जिन्होंने किए हुए हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या काम चल रहा है। द कन्वेंशन किया हुआ है ऑफ बायोलॉजिकल इन डाइवर्सिटी के साथ, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, द मिनामिता कन्वेंशन ऑफ मरकरी, द बेशल रॉटरडैम व स्टॉकहोम कन्वेंशन, ओजोन के लिए वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर और है द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, द कॉर्पेथियन कन्वेंशन, ये क्या है, वो यूरोप की एक सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसके संरक्षण के लिए किया गया है। द कॉर्पेथियन कन्वेंशन, द बवाको कन्वेंशन, अफ्रीकी राष्ट्रों की संधि जो अफ्रीका में किसी भी प्रकार के आयात अपशिष्ट आयात को रोकती है अफ्रीका में। ये देख रहे हैं चिंपैंजी, ये बोलते हैं हमारे पूर्वज थे और हमने ये रॉकेट बनाया। यूनेप द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार, हम यहाँ तक तो पहुँच गए लेकिन अपनी अर्थ को इतने समझदार हैं लेकिन हम अपनी अर्थ को ही बर्बाद कर रहे हैं। हमने रॉकेट बनाया, क्या हम चिंपैंजी से अलग हैं? चिंपैंजी अपनी मदर अर्थ को कुछ कर रहा है, भले वो उतना समझदार बच्चा नहीं है अपनी माँ का, लेकिन वो अपनी माँ को नुकसान नहीं पहुँचा रहा। हम मंगल पे पहुँच गए, हमने इतने बड़े बड़े रोबोट बना डाले, लेकिन हम अपनी मदर अर्थ के लिए क्या कर रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। यूनेप द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार, चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसके एक द तेहरान कन्वेंशन है जो कैस्पियन सागर के समुद्री पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया है। अब देखते हैं यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार क्या क्या है। चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसके अतिरिक्त यूनेप सीड अवार्ड्स के संस्थापक साझेदार संस्थाओं में से एक है। ये संपूर्ण विश्व में जो लघु पैमाने पर या स्थानीय रूप से संचालित जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं और पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, तो यूनेप सीड अवार्ड्स उनको दिया जाता है। उसका भी संस्थापक साझेदारों के साथ यूनेप भी मिला हुआ है। एक है यूनेप सासाकावा पुरस्कार, इसमें क्या होता है, विशिष्ट व्यक्तियों एवं संगठन को पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पुरस्कार किया जाता है। एक है द फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव, इसमें क्या है, यूनेप द्वारा मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा यह पहल नवंबर 2017 में आरंभ की गई। इस पहल का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों का सामूहिक रूप से प्राप्ति तथा एजेंडा 2030 की पूर्ति हेतु विश्वास आधारित संगठनों से जुड़ना है। देख रहे हैं कितने क्रूअल हैं हम। अब देखते हैं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक वित्त महल देखते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ से कैसे करता है, और इतना सब करने के बाद भी हम इतने निर्दयी हैं। देख रहे हैं हमारे ग्लेशियर कैसे भूल हैं, पिघलने में लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ये हमारा वो है साउथ पोल जो भी आपने अभी देखा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के मध्य सतत वित्त को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित एक साझेदारी है जो वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के उपरांत अस्तित्व में आई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के मध्य सतत वित्त को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित एक साझेदारी है। ये 1992 में, आप सोचिए 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के उपरांत अस्तित्व में आई थी। शिखर सम्मेलन हुआ था लेकिन तब भी कुछ ना हुआ। यह है यूनेप एफआई मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम फंड इनिशिएटिव के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों, बैंकों, बीमा कंपनियों के 215 सदस्य शामिल हैं। इसके द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष अपने ग्लोबल राउंड टेबल सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। केवल सम्मेलन हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा। ये 1994 से जारी है। यूनेप का सतत विकास पर वित्तीय संस्थानों का प्रतिबद्धता पत्र इस पहल का बुनियादी आधार है। ये संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज संबंधी पहल के साथ साथ प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन एवं यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का सदस्य भी है। यूएनएफआई मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम फंड इनिशिएटिव के नेतृत्व में 11 देशों के 20 संस्थागत निवेशकों, जिन्हें इन्वेस्टर पायलट ग्रुप कहा जाता है, द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। ये रिपोर्ट निवेशकों को यह समझने का में सहयोग करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, देखिए आप अपनी अर्थ को, जलवायु परिवर्तन के कारण कंपनियों के समक्ष विद्यमान जोखिमों की गणना कैसे करें। भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी के सापेक्ष
उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना था। अब हम थोड़ा भारत के बारे में देख लेते हैं एक बार कि भारत का क्या योगदान लक्ष्य है इस प्रकृति के ऊपर। हमें नहीं मतलब है दूसरी दुनिया क्या कर रही है, हम अपनी धरती के लिए क्या कर रहे हैं, भारत का क्या लक्ष्य है वो हम देखते हैं। वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक भारत क्या करेगा, अपनी जीडीपी के सापेक्ष उत्सर्जन जो तीव्रता है कार्बन का उसको 33 से 35% तक कम करेगा। कैसे कम करेगा, जैसे अभी हम 72% आज हम 72% कोल पे डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर के लिए, और केवल हम 7 to 8% सोलर सेल पे हैं और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, परमाणु रिएक्टर्स के थ्रू भी हमें मिलता है। लेकिन 7 to 8% केवल अगर हम सोलर सेल पे ही डिपेंड है तो गलत है, थोड़ा और हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सोलर सेल थोड़े महंगे होते हैं, तो क्या बोलेंगे प्रकृति से महंगे नहीं। तो अभी भारत सरकार उस पर काम कर रही है। वो क्या कर रही है, सोलर कैनाल बना रही है। कैनाल आप समझ रहे हो, नहरों जैसा होगा, उसके ऊपर सोलर जो स्पेस है यूज़ किया जाएगा। आपने रेलवे की भी एक न्यूज़ सुनी होगी, रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीनों पे सोलर सेल लगाएगी। ये अच्छा इनिशिएटिव है, इससे हम काफ़ी लाइट बना सकेंगे और ये जो है लक्ष्य है शायद हम प्राप्त भी कर सके, जो भारत का है 33 से 35% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना। प्रौद्योगिक हस्तांतरण तथा ग्रीन क्लाइमेट फंड सहित अल्प लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता प्राप्त करना। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन मतलब नेचुरल एनर्जी से लगभग 40% संचयी, जो एनर्जी कंटिन्यू है हमारे पास, सूर्य की एनर्जी है, इन सब चीज़ों से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता प्रदान करना। कोल को कम करेंगे, सोलर सेल, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे। अभी तो नैनो टेक्नोलॉजी भी आ रही है, उससे भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर आपको नैनो टेक्नोलॉजी का वीडियो देखना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं हमारे सैमसंग फैक्ट्स में जाके। वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन आवरण मतलब वन लगाए जाएंगे और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन करना। कार्बन सिंक क्या होता है, जैसे खूब सारे पेड़ लगा देना, बहुत सारे पेड़ लगाना, पेड़ क्या करेंगे, कार्बन को सोखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे, तो उसी को बोलते हैं कार्बन सिंक का सृजन करना। और 2.5 से 3 बिलियन टन तक कार्बन CO2 के समतुल्य, जितना CO2 है उसके समतुल्य हम इतने पेड़ लगा देंगे कि वो कम हो जाएगा। वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनावरण और वृक्षारोपण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन करना, ये मैंने बताया आपको। तो ये थी भारत की तैयारी। भारत अपने आप में सही है, हम वैसे भी वैदिक संस्कृति वाले हैं और अपनी माँ को वसुधैव कुटुंबकम, सारे लोगों को, अपने परिवार और धरती को अपनी माँ मानने वाले लोग हैं। और तो हमारी संस्कृति में ही था, बस ये थोड़ा बीच में गैप आया, लेकिन हम अभी फिर से खड़े हो सकते हैं और यही समय है कि दुनिया एक साथ खड़ी हो और अपने किसी नेवले को मार के जूते का ब्रश बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका ब्रश इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि किसी ज़िंदगी को उसके लिए जा रही है तो सही इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारा जूता चमड़े का जूता है, चलो मजबूरी है हमें चमड़े का पहना, लेकिन ये ध्यान रखें कि उस चमड़े की वजह से किसी बेजुबान जानवर को जानबूझ के ना मारा जा रहा हो। हाँ, ये है कि अगर वो मर गया तो उसकी बॉडी से अगर चमड़ा उतार के पहना जा रहा है वो बात अलग होता है। लेकिन हम इतनी जनसंख्या हमने बढ़ाई रखी है, इतनी जनसंख्या बढ़ाने में मतलब बूस्टअप हो रखा है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जनसंख्या है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जिंदा भैंसों को मार के, जिंदा जानवरों को मार के उनके चमड़े से चीज़ बना रहे हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर ब्रश के जो आपका पेस्ट आता है उसमें अगर उसकी हड्डियाँ अगर यूज़ होती हैं, किसी पेस्ट में होती हैं, तो अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप एक तरीके से आप ये देखिए कि आपके प्रयोग के कारण किसी की जान गई। हो सकता है कि वो मरा हुआ वाला ना हो, उस हड्डी के चक्कर में उसको मारा गया हो। ऐसे हाथियों को भी मारा जा रहा है ना, टाइगर्स को मारा जा रहा था उनके खाल के लिए, और आज भी है। हम उतने शिक्षित नहीं हैं, हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। एक बिजनेस सा बना रखा है हमने कि हम इनको मारेंगे, बेचेंगे। हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। हम लेवला मार दोगे सांप को कौन कंट्रोल करेगा, ये आपने कभी सोचा? बहुत आप सांप मार दोगे तो छोटे चूहों को कौन कंट्रोल करेगा, कभी आपने सोचा? हमने गिद्ध गायब कर दिए। भारत में कितने गिद्ध हुआ करते थे, 5 कितने प्रजाति के गिद्ध हुआ करते थे, आज देखिए कितने हैं। कितनी तरीके की चील हुआ करती थी, आज देखिए कितने। भारत के अंदर सबसे अच्छी मतलब व्यवस्था पाई जाती है, प्राकृतिक व्यवस्था, जिसमें सारे लोग एक साथ जी सकते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे मनुष्य। तो एक साथ खड़े हुए अपनी प्रकृति, अपने आसपास का माहौल साफ रखिए, पेड़ लगाइए, अपनी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा करके जाइए। कम से कम हर महीने एक पेड़ लगाएंगे और उसको बचा के रखेंगे
ऐसी जगह लगाइए बचा रहे, उसका प्रोटेक्शन करिए। तो आप जंगल खड़ा कर सकते हैं। एटलीस्ट साल में ही 2 पेड़ लगाइए, बस लगाइए। नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और एक बार साथ मिलके माँ धरती के साथ जुड़ जाएं।